Hello everyone, this is Sanskriti Mishra. Today we will discuss a very important topic for computer science. Let's assume you are going for a movie. You open the app, select the seat and hit the book now. Suddenly the app goes freeze. Why this has happened? When everyone was trying to book the seat at the same time, the app goes slow down. The answer is time complexity. In this video, we will see what is a time complexity, how it will work for us, and most important, it is very important for every developer, every student or who are preparing for their competitive coding. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। अब यहाँ देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए हमने ग्राफ का हेल्प लिया है। अब यहाँ पर ग्राफ क्या बता रहा है कि कुछ लाइंस यहाँ पर जो अप जा रही है, कुछ लाइंस यहाँ पर डाउन जा रही है, राइट। तो यहाँ पर हम इसकी मदद से ये देखेंगे कि हमने जो कोड लिखेंगे, जो भी हमारा कोड है, हम एल्गोरिदम जो भी लगाएंगे वो हमारी इफ़िशिएंट है कि नहीं, हम यहाँ से पता करेंगे। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर जो जा रही है वो फास्ट रन करे, जो भी हमारा कोड होगा अगर हमने ऐसे इफ़िशिएंट लिखा होगा तो या तो यहाँ पर वो फास्ट रन करेगा या फिर यहाँ पर वो स्लो रन करेगा। वही अगर केस में बोलूँ यहाँ के लिए, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि या तो वो फास्ट रन करेगा या तो फिर क्या होगा, यहाँ पर स्लो रन करेगा। तो यही हमारा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है, जो भी हमारा कोड है वो इफ़िशिएंट है कि नहीं, वो हमारे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है, या फिर हमारे परफॉर्मेंस को हम इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है और एक बॉस है। बॉस ने हमें बोला है कि हमें 10 लाइंस का कोड लिखना है। हम इजीली लिख लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। कैसे भी कोई भी अगर आपने बहुत ही वर्स्ट केस भी लिया रहेगा तब भी आपका जो भी कोड रहेगा वो बहुत फास्ट रन करेगा। लेकिन अगर आपके बॉस ने बोला कि 500 लाइंस का हमको कोड लिखना है, तब हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तब क्या प्रॉब्लम आएगी, जो भी अगर हमने वो वर्स्ट केस में यहाँ पर हमने जो कोड लिखा है वो आगे जाकर क्या होगा, वो आगे जाके अपनी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, परफॉर्मेंस कम करेगा, धीरे स्लो चलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम चेंजेस एज द इनपुट साइज चेंजेस, विच मीन्स कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है कि जो भी हमने एल्गोरिदम लिखा है या तो वो फास्ट वर्क कर रहा है या तो वो स्लो वर्क कर रहा है, ये हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं व्हाई वी यूज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे उसमें दो रीज़न है। पहला आता है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी कंपनीज में रहता है कि जहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे स्केलेबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस भी हमारी, अगर कोई भी हम कोड लिख रहे हैं, हमने 1000 कोड लिख लिया, वहाँ पे 1000 लाइन्स का कोड लिख लिया और वो अगर स्लो रन करेगा, हम कल आए वापस वो कल भी हमारे इस टाइम पर वही रन कर रहा है, तो ये हमारी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हमें बता रहा है। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताना है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो इफ़िशिएंट तरीके से हमारी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करे। अब अगर बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो सबसे पहला आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है एक मैथ्स का टूल। क्या होता है वो, मैथ्स का एक टूल होता है जो हमें ये बताता है कि जो भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे या फिर जो भी हमारा यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालना रहेगा वो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन की उससे निकालेंगे। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या होता है, वो ऑब्टेन करता है बाउंड ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बाउंड ऑफ द फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन आप पता कर सकते, यहाँ पर आप जानते हैं फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर FN, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे 3n + 5n स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन यू नो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, बाउंड ऑफ द फंक्शन। अब बाउंड का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, बाउंड का यहाँ पर आपको दिखेगा 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर अपर बाउंड, सेकेंड होता है हमारा लोअर बाउंड और थर्ड होता है हमारा टाइट बाउंड, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक बिल्डिंग है जहाँ पर 20 फ्लोर्स है, मैं यहाँ पर 10th फ्लोर पर खड़ी हुई हूँ, ठीक है।
तो मेरे ऊपर वाले जितने भी फ्लोर्स है वो क्या होंगे, मेरे अपर बाउंड होंगे। जो 11th है, 12th है, 13th है, वो सारे क्या रहेंगे, मेरे अपर बाउंड रहेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं मेरे डाउन जितने भी मेरे फ्लोर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, मेरे लोअर बाउंड रहेंगे, जहां पर 9th, 8th, 7th, 6th ये सारे मेरे लोअर बाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, अब बात रही हमारी टाइट बाउंड की, तो आपको कुछ देर में इसका समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आता है, जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो हमारे दो टाइप्स में हमारे कैटेगराइज है। फर्स्ट हमारा होता है बिग, ठीक है, और सेकंड हमारा यहाँ पर है स्मॉल और लिटिल। अब बिग के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बिग ओ है, ठीक है, फिर बिग ओमेगा है और फिर क्या थीटा है। ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर, और यहाँ अगर मैं बात करूँ स्मॉल और लिटिल की तो लिटिल ओ है और लिटिल ओमेगा है। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बिग ओ लिया है, राइट, तो याद रखिएगा जब भी बिग ओ की बात आएगी तो ये हमेशा अपर बाउंड में काम करता है। ठीक है, अपर बाउंड में वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर बिग ओमेगा की तो यहाँ पर क्या होगा, बिग ओमेगा हमेशा लोअर बाउंड में काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लोअर बाउंड का। फिर अगर मैं बात करूंगी थर्ड हमारा थीटा। ठीक है, तो थीटा हमारा किस में काम करता है, टाइट बाउंड में। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर आता है, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर व्हाट इज बिग ओ। ठीक है, अब बिग ओ को समझने के लिए यहाँ पर देखिए आप, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन लेना है। हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, हमने फंक्शन लेकर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हम डिफाइन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे कि देखिए यहाँ पर अगर मैंने लिया एक फंक्शन एफ एन इस फंक्शन, ठीक है, ठीक है, और एफ एन के साथ मैं एक और फंक्शन ले रही हूँ जी एन। तो अगर मैं बात करूंगी बिग ओ की तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा एफ एन रहेगा वो हमेशा लेस होगा। ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, सी डॉट जी एन। अब मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो सी है वो हमारा कांस्टेंट है, ये समझना। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेकर समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं 1 + n² लूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे, ये हमारा फंक्शन n है, राइट, यहाँ पे f है, ये फंक्शन f हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ तो इससे बड़ा होना चाहिए हमारा किसमें, gn में हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस ग्रेटर देन मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे n², राइट। क्या यहाँ पर अगर मैं n बोल दूँ, अगर मैं यहाँ n बोल दूँ तो ये बड़ा है, नहीं, gn छोटा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो n² है। अगर मुझे fn से बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देखूंगी। यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या थी, यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू थी 1, यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू थी n²। इसीलिए हमारा सबसे ग्रेटेस्ट अगर मैं लूँगी तो यहाँ पर n² होगा। सही है। अब मैंने क्या बोला आपको, अपर बाउंड है क्या है हमारा, बिग ओ। तो फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर n² भी आ सकता है, n⁻³ भी आ सकता है, n⁻4 भी आ सकता है। तो ये सारे बिग ओ हो सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बिग ओ क्या बोलता है कि हम जो भी लेंगे वो हमारे क्लोजेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर मैं 10th फ्लोर पर हूँ तो मेरे जो अपर बाउंड है उसमें सबसे क्लोज कौन है, 11th, राइट, तो वो हमारा क्या रहेगा, बिग ओ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा बिग ओ होगा, यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर अगर मैं बिग ओ की बात करूँगी तो यहाँ पर क्या होगा, बिग ओ ऑफ n²। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सिंबल की बात करूँगी तो बिग ओ में क्या लगता है हमारा सिंबल, ओ। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर n² करके करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये होता है हमारा क्या, बिग ओ। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से भी हम ये समझेंगे। यहाँ पर ग्राफ देखिए, ठीक है, ये एक FN है और ये GN है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर दो लाइन्स आ रही है, यहाँ हमेशा FN जो रहेगा वो GN से कम रहेगा, छोटा रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर छोटा है। ठीक है, इससे बड़ा क्या है, GN है। ठीक है,
ये समझने वाली बात है। फिर हमारे यहाँ पर आता है बिग ओमेगा। अब बिग ओमेगा क्या होता है? बिग ओमेगा के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, बिग ओमेगा की बात करूंगी अगर मैं, तो पहली बात इसका सिंबल क्या है? सिंबल इसका ये होता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूंगी फंक्शन की बात, यहाँ पर जो Fn रहता है वो हमेशा लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा। किससे होगा? Gn से। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। बिगो में क्या होता है? Fn छोटा रहता है Gn से, और यहाँ पर ओमेगा में क्या होता है? Fn बड़ा रहता है किससे? Gn से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँगी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 1 + n² ये बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इज ग्रेटर देन 1 से, बिल्कुल 1 से तो बड़ा है ये पूरा। 1 + n+n² यहाँ पर किससे बड़ा है? n से भी बड़ा है। अगर मैं n लिख दूंगी तब भी ये जो Fn है वो बड़ा रहेगा। अगर मैं बात करूँ 1 + n+n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू n², बिल्कुल सही। यहाँ पर n² है, यहाँ पर n² है, इक्वल टू साइन है, मतलब ये भी वैलिड है। लेकिन इसके बाद मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा Fn क्या होना चाहिए? ये लार्ज होना चाहिए। इसीलिए अगर मैं बात करूँ लोअर बाउंड की, तो लोअर बाउंड में भी क्या होना चाहिए? क्लोजेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 भी वैलिड है, n भी वैलिड है और n² भी वैलिड है, लेकिन लोअर बाउंड में भी क्लोजेस्ट क्या है? सबसे क्लोजेस्ट। जैसे मैं 10th फ्लोर पे हूँ तो 9th फ्लोर मेरे क्लोजेस्ट है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर मैं बात करूँ तो बिग ओमेगा की, ये देखिए बिग ओमेगा की बात करूँ तो यहाँ पर ओमेगा करके यहाँ पर आ जाएगा n²। समझ में आया आपको? ये होता है हमारा ओमेगा। अगर मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हमने ग्राफ लिया है, ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइंस जा रही है ये Fn जा रही है, यहाँ पर जो जा रहा है Gn जा रहा है। तो बस हमें ग्राफ दोनों में चेंजेस क्या है? जब अगर हम बिगो ओ की बात करेंगे तो बिगो ओ में जो G है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, मतलब जो Gn है वो हमेशा लार्ज रहेगा। और अगर मैं बोलूँगी वो ओमेगा में, तो Gn जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, किससे? Fn से, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं थीटा की बात। अब थीटा क्या बोलता है, हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैंने थीटा लिया है, ठीक है। यहाँ पर सिंबल हमारा क्या है? थीटा का। यहाँ पर हमारा सिंबल थीटा ऐसा है, राइट। फिर अगर मैं बात करूँगी यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर मैं फंक्शन की बात करूँगी तो Fn इज थीटा n व्हेन, कब रहेगा? जब यहाँ पर ओमेगा जो रहेगा, ओमेगा फंक्शन n इज इक्वल टू यहाँ पर ओमेगा और बिगो हमेशा सिमिलर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था 1 + n+n², ये हमारा फंक्शन था, राइट। तो यहाँ पर हमने ओमेगा क्या लिया था? ओमेगा क्या आया था हमारा? बिगो क्या आया था हमारा? बिगो क्या आया था? यहाँ पर n² आया था, ठीक है। और ओमेगा क्या आया था हमारा? यहाँ पर n² आया था। दोनों सिमिलर है दोनों। तो दैट मीन्स क्या रहा यहाँ पर? विच मीन्स कि अगर हमें थीटा की बात करेंगे तो हमेशा हमारा ओमेगा और जो बिगो है वो हमेशा सिमिलर आने चाहिए। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं थीटा। और वहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है टाइट बाउंड। टाइट बाउंड मतलब दोनों, अगर मैं 10th फ्लोर पर हूँ तो उसे भी 10th फ्लोर पर होना चाहिए। दो जो पर्सन है, मेरे दो फ्रेंड है, वो एक अपर बाउंड पर है, एक लोअर बाउंड पर है। दोनों को जब 10th फ्लोर पर आएंगे तभी वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पर टाइट बाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर हमारा टाइट बाउंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये देखो यहाँ पर हमने ग्राफ लिया है। अब ग्राफ में क्या बता रहा है? यहाँ पर हमारा Fn जा रहा है, यहाँ पर देखो C1Gn और C2Gn। इसको समझने के लिए यही है कि जैसे मैं बिल्डिंग पे खड़ी हूँ, ये मैं बिल्डिंग पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, यहाँ पर मेरा दूसरा फ्रेंड है। जब वो दोनों साथ में चलेंगे, राइट, मतलब दोनों सिमिलर होंगे, तभी वो पॉसिबल होगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।